हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में MCQ बेस्ड सीरीज ऑन IES कोड्स में IES 456 के कोडल प्रोविजंस को MCQs के थ्रू डिस्कस करूंगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस IES 456 के मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। बट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ IES 456, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जो हमारे इंटरव्यूज हैं उनको व्यू पॉइंट में ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये सीरीज का सेशन 15 है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहां पे मैंने MCQ बेस्ड सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप ये एक्सेस कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, सो बहुत केयरफुली आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन 141 है कि इफ ए इज द मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क का मतलब है कि जो आप शटरिंग यूज कर रहे हो कंक्रीटिंग में, उसको निकालने के प्रोसेस को हम स्ट्राइकिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ रिमूवल। स्ट्राइकिंग का अगर जनरल टर्म में देखेंगे, इट इज अ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क इज बेसिकली, अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल भाषा में बात करें, इट इज अ शटरिंग। ठीक है, तो ए इज द मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग शटरिंग फॉर कंक्रीट मेड यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये 33 ग्रेड की भी हो सकती है, 43 ग्रेड की भी हो सकती है, 53 ग्रेड की भी हो सकती है। तो जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो जो हम शटरिंग यूज करेंगे वह डिफरेंट एलिमेंट्स में, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो बीम हो या वो कॉलम हो, तो उसके लिए जो मिनिमम पीरियड जो स्पेसिफाइड है IES 456 में, वो हमारा ए है। इसी तरह बी जो है वो हमारा एक मिनिमम टाइम पीरियड है जो स्पेसिफाइड है फॉर्मवर्क को रिमूव करने का, जब हमारी कंक्रीट जो है वो सीमेंट अदर देन OPC से बनी हो। तो अदर देन OPC में हमारी क्या हो सकती है? एग्जांपल हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ले सकते हैं, या ऐसी सीमेंट्स जहां पे हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स का यूज किया हो सीमेंट में, जहां पे फ्लाई ऐश या स्लैग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट यूज किए गए हो। तो वो टाइम पीरियड वो है बी। उसमें बोला गया कि IES 456 ने जो स्पेसिफाई किया है, उसमें जो दोनों मिनिमम पीरियड स्पेसिफाई किए हैं, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं IES 456 का जो 5th अमेंडमेंट है। 5th अमेंडमेंट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ IES 456 एंड इट वाज इन जुलाई 2019। ठीक है, अगर उसके प्रोविजंस पे जाते हैं तो यहां पर हमारा जो स्ट्राइकिंग पीरियड था वो इन्होंने मॉडिफाई किया था। तो टाइप ऑफ फॉर्मवर्क है मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। इससे पहले जो अमेंडमेंट्स में उसमें इस तरह का क्लासिफिकेशन से हमारा स्ट्राइकिंग पीरियड डिफाइंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फॉर कंक्रीट मेड यूजिंग OPC के लिए मिनिमम पीरियड जो हमारे क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, और फॉर कंक्रीट मेड यूजिंग अदर देन OPC सीमेंट या मिनरल मिक्सचर्स लाइक फ्लाई ऐश या स्लैग, उसके लिए हमारा मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई किया गया बी। आप इनकी रिलेशनशिप देखोगे तो कॉलम्स में जो वर्टिकल फॉर्मवर्क है उसके लिए हमने वी हैव टेकन सेम मिनिमम पीरियड। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां A इज इक्वल टू बी है, और कुछ सिचुएशन लाइक जो स्लैब्स के प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स का जो है जो मेंबर्स हैं जो हमारे शटरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में हमारा जो मिनिमम फॉर्मवर्क स्ट्राइकिंग पीरियड है वो हमारा बी से कम है। तो हम ये कह सकते हैं इन जनरल इट कैन बी लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन IES 456। ठीक है, रीजन ये है कि जो जैसे पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का हम यूज की बात करें तो होता क्या है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, पर्पस ये है कि हम तभी हटाएंगे शटरिंग जब हमारी जो मेंबर्स हैं वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लें। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, किस रेट से कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, वो मेनली सीमेंट के कॉम्पोजिशन पर डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अदर देन OPC लाइक PPC is greater than that of rate of development of strength when OPC is being used। इस वजह से हमारा जो टाइम है OPC के केस में कम होगा एज कंपेयर टू अदर सीमेंट्स। तो हमारा जो करेक्ट रिलेशनशिप होगी
इट कैन बी सेड एज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसमें जो ये आपको मेंबर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर दी प्रॉप्स, जो हमारे बेसिकली आपकी जो शटरिंग है उसको होल्ड करके रख रहे हैं, पोजीशन में रख रहे हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्रॉप। ठीक है, और ये हमारी शटरिंग है जो फॉर्म वर्क है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक आरसीसी स्लैब दिया हुआ है जो 6 मीटर स्पैन का है। ठीक है, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बिकॉज अभी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें फॉर्म वर्क को रिमूव करने के लिए ये डिपेंड करता है कि सीमेंट कौन सी यूज की गई है। तो यहाँ पे ओपीसी ग्रेड की सीमेंट यूज की गई है और बोला गया है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग प्रॉप्स को हटाने के लिए मिनिमम पीरियड कितना आपको रखना है, मिनिमम पीरियड पूछ रहा है। तो अगर हम इसी टेबल में देखें, ये हमारा एक स्पैन है, इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर स्पैन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4.5 मीटर है तो मिनिमम जो प्रॉप्स हैं, जो हम देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जैसे ये हमारे वर्टिकल प्रॉप्स हो गए, ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्रॉप्स हो गए, ये आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये स्लैब के प्रॉप्स हो गए हमारे। तो ये 7 डेज का मिनिमम टाइम है। और अगर स्पैन लंबा है, ठीक है, तो वी नीड मोर स्ट्रेंथ टू बी गेन्ड बाय द मेंबर। तो 4.5 मीटर हमारा यहाँ पे 6 मीटर स्पैन दिया हुआ है, तो मिनिमम पीरियड जो होगा वो 14 डेज होगा। सेम चीज अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें कि प्रॉप्स टू स्लैब स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर 7 डेज हैं ओपीसी से बनी हुई कंक्रीट की, और उसके अलावा जो भी सीमेंट्स हैं या मिनरल मिक्सचर से रिप्लेस्ड हैं तो वो 10 डेज लगेगा। और जो 4.5 मीटर से ऊपर है ओवर 4.5 मीटर, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 4.5 मीटर है, स्पैन बड़ा हो गया तो हमने ज्यादा टाइम दिया, 14 डेज दोनों के लिए सेम रखा है। ठीक है, बिकॉज एट दैट टिल दैट टाइम हमारा जो स्ट्रेंथ गेन है, स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है, वो सफिशिएंट हो चुका होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम कौन से आइटम्स को इसमें एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में विथ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, एक सर्टेन परसेंटेज है वो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का रिमूव करके ये मिनरल एडमिक्सचर डाल सकते हैं। तो दीज आर द मिनरल एडमिक्सचर्स which are basically used to modify the properties of the concrete in terms of workability, in terms of rate of hydration, ठीक है, in case of heat of hydration। तो मेटाकाओलिन एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इसको GGBFS भी बोलते हैं, ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में एक सर्टेन परसेंटेज जो लिमिट है उसके IS कोड्स अलग हैं, कितना परसेंटेज हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वो हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। रेफरेंस के लिए आप अगर देखेंगे तो अगर मेटाकाओलिन की बात करें तो इसकी जो फाइननेस है, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बता रखा है कि इट हैज अ फाइननेस रेंजिंग फ्रॉम 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर केजी विच इज सजेस्टेड फॉर बीइंग यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये बनाते कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं, काओलिनेटिक क्ले होती है उसको लेते हैं। ये दो फॉर्म्स में हो सकती है, इट मे बी इन द प्योर फॉर्म, इट मे बी इन द रिफाइंड फॉर्म। इसका हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस से, ठीक है, एंड दिस कैल्सिनेशन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 650 to 850 डिग्री सेल्सियस। वी गेट द क्लिंकर्स एंड देन वी ग्राइंड इट। ग्राइंडिंग करने के बाद हमारी जो फाइननेस है वो हमारी इस रेंज में आनी चाहिए, 700 to 900। एंड दिस इज द आफ्टर ग्राइंडिंग, इस तरह हमारा आपको मेटाकाओलिन मिल जाता है विच इज बीइंग यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विच इज हाई पोजोलोनिक एक्टिविटी। जो मेटाकाओलिन है इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो IS 16354 से गवर्न है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, GGBFS की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट शुड बी कंफर्म्ड बाय IS 1614। तो ये कोड्स भी आपको याद रखना है। एंड कोड हैज सेड कि दे में बी यूज्ड एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ OPC, दे में बी यूज्ड एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये प्रोविजंस हमारे चेंज किए गए थे 5th अमेंडमेंट में।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ IS 456। इनमें से दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि IS 456 के अकॉर्डिंग हमारे कौन सा प्रोविजन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये है कि अमाउंट ऑफ एडमिक्सचर, जितना भी हम एडमिक्सचर एडेड टू मिक्स, कंक्रीट की मिक्स में जो एडमिक्सचर ऐड कर रहे हैं, दैट शैल बी रिकॉर्डेड इन द प्रोडक्शन रिकॉर्ड। प्रोडक्शन रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो आपकी साइट पर प्रोडक्शन चल रहा है विद द हेल्प ऑफ बैचिंग प्लांट। ठीक है, ठीक है, बैचिंग प्लांट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। बैचिंग प्लांट से आप कंक्रीट कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हर बैच में कितना कितना आप एडमिक्सचर डाल रहे हो, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। ठीक है, तो फॉर एवरी बैच, ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिस टू इंश्योर द बेटर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है कि रीडोजिंग ऑफ एडमिक्सचर्स इज नॉर्मली परमिटेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रीडोजिंग का मतलब है कि आपने सपोज पहले डाला कि विल बी यूजिंग 0.2% ऑफ एडमिक्सचर्स, फर्स्ट स्टेज पे आपने डाल दिया 0.25% ऑफ जो सीमेंटिशियस मटेरियल है उसके वेट से आपने डाल दिया, एंड देन आपको लगा कि आपकी वर्केबिलिटी अप्रोप्रिएट नहीं आ रही है तो आपने सेकेंड राउंड भी डाल दिया। सेकेंड राउंड में कुछ 0.01% और इंक्रीज कर दिया, तो दिस इज बेसिकली नॉट परमिटेड। ठीक है, ये परमिटेड हमारा नहीं है। रीडोजिंग, दिस इज द नॉट द प्रोसीजरल एरर हो जाएगी ये, दैट हैज बीन नॉट बीन रिकमेंडेड बाय IS 456। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लॉज 5.5.7 में अमेंडमेंट 5 में ये कहा भी गया है कि जो रीडोजिंग है ऑफ एडमिक्सचर इज नॉट नॉर्मली परमिटेड। एक्सेप्शनल केसेस में विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, मैन्युफैक्चरर को एविडेंस देते हुए ये प्रोसेस अगर करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कहता है कोड कि इफ नेसेसरी एडिशनल डोज of admixture may be added at the project site and mixed adequately in mixture itself to regain the workability of concrete with mutual agreement between the producer, supplier and the purchaser of the concrete। तो ये एक important चीज हो जाती है। तो हमसे जनरली पूछा गया था, इसलिए रीडोजिंग इज नॉट परमिटेड एज पर अमेंडमेंट 4। ठीक है, अमेंडमेंट 4 के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है, तो बेसिकली हमारा जो अमेंडमेंट 4 आया था, पहले भी हमारा जो इनिशियल कोड था उसमें हमने कंक्रीट को 3 ग्रुप्स में बांटा था। अगर आपसे पूछा जाता है तो वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। 3 ग्रुप्स, पहले ग्रुप है हमारी ऑर्डिनरी कंक्रीट की, दूसरी ग्रुप है स्टैंडर्ड कंक्रीट की, थर्ड ग्रुप है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है उसकी जो ग्रुपिंग है उसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का डेजिग्नेशन है वो M25 से स्टार्ट है और M60 तक है। M का मतलब हमारा मिक्स है, और उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है इट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब ऑफ 150 mm। 150 mm कंक्रीट क्यूब का अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या स्ट्रेंथ मिलेगी एट 28 days, एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो M25 से M60, अगर हम ओल्ड प्रोविजंस की बात करें, यहां पर मैंने वो टेबल नहीं लगाई है बट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज इन माय वीडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ IS 456। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो ओल्ड प्रोविजंस थे उसमें M25 से लेके M55 तक ही हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट थी। M60 जो हाई स्ट्रेंथ में थी उसको हमने शिफ्ट करके स्टैंडर्ड कंक्रीट में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा M25 से लेके M60 तक हमारे ये न्यू प्रोविजंस हैं, और M25 से M55 तक ये हमारे ओल्ड प्रोविजंस हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज लेटेस्ट अमेंडमेंट से पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट 4 के अकॉर्डिंग जो अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसके लिए हाईएस्ट होता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जब हम अपनी कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास डाटा नहीं रहते हैं, तो हम लोग कोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए अज्यूम करते हैं। तो अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 9.2.4.2 क्लॉज से टेबल 8 में दिए हुए हैं, जिसमें हमारा
M30, M35, M40, M45 से लेके M60 तक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम करने की बात है, उसमें हम इसको 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एज्यूम करते हैं। तो इसकी यूनिट ध्यान रखना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट जो है वो हमारी, बिकॉज स्ट्रेंथ का वेरिएशन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का वेरिएशन है, तो हम इसे न्यूटन पर एम स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप देखोगे इन सभी ग्रेड्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारी कोड ने 5 रिकमेंड की है। तो दे ऑल हैव द ग्रेड्स, all the above grades have the same values of standard deviation। इसमें हाईएस्ट पूछा गया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैचिंग प्लांट में जब हम कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, लाइक एज शोन इन दी फिगर, ये इस तरह का बैचिंग प्लांट है, जो फील्ड इंजीनियर्स होंगे उन्होंने इस तरह के बैचिंग प्लांट्स देखे होंगे। ठीक है, अभी फुली मैकेनाइज्ड प्लांट्स आने लगे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए हमारे पास अलग अलग टावर हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे सारे मिक्स होता है एंड देन वी ऐड एडमिक्सचर्स एंड वाटर द डिजायर्ड प्रॉपर्टी टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो हमसे बोला गया कि बैचिंग प्लांट में जो कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, हैविंग इलेक्ट्रिकल लोड सेल सिस्टम, ये बेसिकली वेइंग का सिस्टम है। ठीक है, कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स मेजर कर रहे हो, एग्रीगेट, सीमेंट, इन सबको वेट करने के लिए जो वेइंग मेजरमेंट सिस्टम है, वो सिस्टम जो है प्रोडक्शन इक्विपमेंट में, अगर इलेक्ट्रिकल लोड सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल है या लोड सेल का सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी जो कैलिब्रेशन है वो क्या फ्रिक्वेंसी में करेंगे। तो कोड कहता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिकल लोड सेल सिस्टम वाले प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं तो हर 3 महीने में आपको कैलिब्रेशन करना है बैचिंग प्लांट का। ठीक है, कैलिब्रेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो सपोज आपका वेइंग मेजरमेंट्स के लिए इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो 50 केजी, बेसिकली 50 केजी विद सम टॉलरेंसेस जो स्पेसिफाइड है, वो मेजर कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को चेक करते हैं और उसको वापस कैलिब्रेट करके हम रीसेट करते हैं। तो एवरी 3 मंथ्स में हमें ये करना रहता है अगर हमारा इलेक्ट्रिकल लोड सेल सिस्टम वाला इक्विपमेंट है। अगर हमारा मैकेनिकल नाइफ एज वाला सिस्टम है तो एटलीस्ट वंस एवरी 2 मंथ्स में करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल हो गया तो वंस इन एवरी 2 मंथ्स होगा। अगर इलेक्ट्रिकल या लोड सेल वाला सिस्टम है तो हमें फिर, बिकॉज हमने और इलेक्ट्रॉनिक कर दिया तो मैकेनाइज्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो वंस इन एवरी 3 मंथ्स। और जब सबसे पहली बार हमारा बैचिंग प्लांट इंस्टॉल होता है तब भी आपको कैलिब्रेशन करना होता है इनिशियली और एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, या आप रिकंडीशनिंग या रिपेयर कर रहे हो तो उसके इमीडिएटली बाद आपको करना है, और एक सब्सिक्वेंट इंटरवल में आपको एज पर टाइप ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, जो बेसिकली वेइंग सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पर आपको वंस इन एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स करना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IS 456 प्रोविजंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में बी यूज्ड बाय वॉल्यूम इन मिक्स प्रोपोर्शनल। तो किसी भी मिक्स प्रोपोर्शनिंग में, चाहे वो डिजाइन मिक्स हो, चाहे वो डिजाइन मिक्स कंक्रीट हो, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बाई वॉल्यूम हमारे परमिटेड हैं कि बाई वॉल्यूम भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो बाई वॉल्यूम आप वाटर यूज कर सकते हो, तभी आप लिख सकते हो कि हमने 50 लीटर पानी यूज करना है, तो वी कैन स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली केमिकल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स जैसे आपके हो गए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स, ये बाई परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ भी आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज जनरली ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो आपको क्या करना है, बाई वॉल्यूम आप इनको इतने ml आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 हमारा करेक्ट होगा। सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट्स ये ऑलवेज हमारे बाई वेट ही मेजर किए जाते हैं, बाई वॉल्यूम इसको हम लोग कोड हमारा रिकमेंड नहीं करता है। तो ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट शैल बी यूज्ड बाई मास या वेट एक्सेप्ट वाटर एंड केमिकल एडमिक्सचर्स विच मे बी यूज्ड बाई वॉल्यूम। कंपल्शन नहीं है, दिस इज सजेस्टेड, इसीलिए मे यूज किया है। तो हमारा 1 and 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर IS 456 द मिक्सिंग टाइम शैल बी एटलीस्ट 2 minutes फॉर कन्वेंशनल फ्री फॉल। दिस इज अ डिपेंडिंग अपॉन द बैचिंग टाइप। जो मिक्सर आप यूज कर रहे हो वो मिक्सर किस टाइप का है,
ठीक है, उसके बेसिस पर आपका मिक्सिंग टाइम गवर्न होता है। तो गाइडेंस के लिए हमारा क्लॉज 10.3.1 ये कहता है एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट 5 कि मिनिमम 2 मिनट हो कन्वेंशनल फ्री फॉल या ड्रम बैच टाइप कंक्रीट मिक्सचर्स के लिए। अदर मोर एफिशिएंट मिक्सचर्स अगर हैं तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो जनरली एज अ गाइडेंस आपको 2 मिनट दिया गया है कन्वेंशनल फ्री फॉल बैच टाइप कंक्रीट मिक्सचर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज कब नहीं होंगी, जब हम कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग करेंगे। अभी हमारा साइट पे एक्चुअल में काम स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज नहीं है। तो जो वैल्यूज गिवन है IES 456 में वो हम एज्यूम करते हैं और कोशिश ये करते हैं, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स ऑफ 90 स्पेसिमेंस, 30 सैंपल्स एंड 90 स्पेसिमेन। तो ध्यान रखना है हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वर्ड स्पेसिमेंस यूज कर रहा है या हमारा सैंपल्स यूज कर रहा है। एक सैंपल में बेसिकली हमारे 3 स्पेसिमेंस हैं, ठीक है, दीज आर 3 स्पेसिमेंस। तो इंडिविजुअल जो क्यूब है दैट इज अ स्पेसिमेन एंड 1 सैंपल इज हैविंग 3 स्पेसिमेन। तो हमें कम से कम जैसे ही आपने कंक्रीटिंग साइट पे स्टार्ट की वी शुड ट्राई कि हम 90 क्यूब्स इकट्ठा कर पाए और उनके बेसिस पर साइट पे जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टैब्लिश कर पाए। तो हम वी विल यूजिंग 90 स्पेसिमेंस एंड 30 सैंपल्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। सेम चीज हमारे IES 456 में कोडल प्रोविजंस में यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है कि वी हैव टू यूज 30 सैंपल एज अर्ली एज पॉसिबल, डिले नहीं करना है। बेस्ड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल हमें 90 सैंपल्स इकट्ठे करके स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टैब्लिश करना है। आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल है। अपने कमेंट्स जरूर करिए सो दैट मुझे फीडबैक मिलता रहे फॉर फर्दर सजेशंस एंड इंप्रूवमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।